तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में वेलकम है। आज फिर क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में आपको मैं समझाया था कि जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार कितने होते हैं और पोषण के प्रकार के सभी का परिभाषा मैंने बताया था। आज इस वीडियो में देखेंगे परपोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो परपोषण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? परपोषण 3 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार का नाम है मृतजीवी पोषण। इसको इंग्लिश में बोले तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। वैसा परपोषण जिसमें जीव अपने शरीर के सतह से मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, तो इसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वैसा परपोषण है जिसमें जीव क्या करते हैं कि जो मृत जंतु होते हैं या मृत पेड़ पौधे होते हैं उनको सड़ा गलाकर घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। तो इस तरह के परपोषण को मृतजीवी परपोषण कहते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मैं लिखा हूं कि वैसा परपोषण जिसमें जीव अपने शरीर के सतह से मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, तो इसे मृतजीवी परपोषण कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण द्वारा ग्रहण करते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। यानी इस विधि द्वारा जो जीव अपना भोजन ग्रहण करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? मृतजीवी कहेंगे। जैसे कि वो कौन कौन से जीव है, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि कवक, जीवाणु तथा कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जो क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं, क्योंकि वह मृत शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपना भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। देखिए एक और बात समझना होगा आपको कि मृतजीवी को अपघटक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटक। यानी हम इंग्लिश में बोले तो डीकम्पोजर। क्या बोलेंगे इसे? डीकम्पोजर। डीकम्पोजर्स। क्योंकि ये जो होते हैं कि जितने भी जीव होते हैं या मर जाते हैं उनको क्या करते हैं? सड़ा गलाकर मूल तत्वों में बदल देते हैं और फिर उसे मिट्टी में मिला देते हैं। फिर उस मिट्टी में मिले हुए मूल तत्वों को पेड़ पौधा ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि खाद बन गया, तो खाद बना हुआ है तो वह पेड़ पौधे क्या करते हैं? फिर उस खाद को ग्रहण करके अपने लिए उपयोग करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? इसलिए इसे अपघटक भी कहते हैं। अब परपोषण का दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार का नाम है परजीवी पोषण। क्या नाम है? परजीवी पोषण, जिसको इंग्लिश में बोले तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। यानी वैसा परपोषण जिसमें जीव दूसरे जीवों के संपर्क में, यानी वैसा परपोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इसे परजीवी पोषण कहते हैं। यानी वैसा परपोषण जिसमें जीव दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थाई यानी हमेशा रहकर या कुछ देर के लिए रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। तो इस पोषण के द्वारा जो जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। जैसे कि परजीवी में कुछ सूक्ष्म जीव, जैसे मृतजीवी में कवक आया था, वैसे इसमें भी कवक, जीवाणु जो हमें रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ पौधे जैसे अमरबेल तथा कुछ जंतु गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंट अमीबा, हिस्टोलिका, मलेरिया परजीवी। और भी कुछ परजीवी का नाम जानना चाहते हैं तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे बालों में एक तरह के जीव पाया जाता है जो अस्थायी रूप से रहकर हमारे शरीर से भोजन ग्रहण करता है, जिसका नाम है जूं। वैसे ही जोंक का नाम सुने होंगे। जोंक भी क्या करता है? ये हमारे शरीर से भोजन ग्रहण करता है, तो ये भी परजीवी कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया कि परजीवी पोषण क्या होता है, कि वैसा परपोषण जिसमें जीव दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। इस विधि द्वारा जो जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। तो परजीवी का इतना सारा नाम है, आप देख सकते हैं। अब तीसरा प्रकार देखते हैं परपोषण का। परपोषण का तीसरा प्रकार है कि प्राणी संपोषण।
या उसको बोले इंग्लिश में तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, तो उसे प्राणी समपोषण या प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। यहाँ पर ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी कि जंतुओं की ग्रहण करने द्वारा विधि, यानी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया है क्या कि जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप देखे होंगे कि जितने भी जानवर होते हैं वह अपना भोजन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, यानी शरीर के अंदर भेजते हैं, यानी अंतर ग्रहण करते हैं। उसके बाद उसका पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर उसका निष्कासन होता है। ऐसे यानी प्रोसेस से अगर कोई जीव अपना भोजन ग्रहण करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी प्राणी संपोषण कहेंगे। तो क्या होता है प्राणी संपोषण में पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद निष्कासन होता है। तो प्राणी संपोषण ये कहलाता है। तो वैसे आप बोलना चाहेंगे ऐसे वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, तो उसे प्राणी संपोषण या प्राणी समभोजी पोषण भी कहते हैं। इस विधि द्वारा जो जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, प्राणी संभोजी कहेंगे। जैसे कि अमीबा भी क्या होता है, ये सूक्ष्म जीव है जो क्या करता है, भोजन को पहले अंतर्ग्रहण करता है, उसके बाद उसका पाचन होता है, फिर उसमें जो जरूरी पदार्थ होते हैं उसके शरीर में उसका अवशोषण हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो खराब बेकार पदार्थ बच गए हैं उसको निष्कासन भी करता है। वैसे मेढक भी आप देख सकते हैं गाय जैसी जानवर में आ जाएगी। मनुष्य जो है, हम जैसे इंसान क्या करते हैं, सबसे पहले भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसका पाचन करते हैं, उसके बाद उसका अवशोषण, जो जरूरी पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में अवशोषण होता है, फिर उसका निष्कासन होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्राणी संपोषण। समझ में आ गई बात। अब एक अलग कंसेप्ट को समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि जो स्वपोषी जीव होते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा को प्राप्त कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वह क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा अपना भोजन क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका केमिकल इक्वेशन लिखना हो, रासायनिक समीकरण लिखना हो, तो ऐसे आप इस समीकरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण को निर्देशित कर सकते हैं। एग्जाम में 2 से 3 नंबर का पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है VVI आपके एग्जाम के लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पत्तियों को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, क्योंकि पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें पत्तियों में ही यानी हरित लवक पाए जाते हैं। जो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि पादपों के कोशिकाओं में एक तरह की रचना पाई जाती है जो गोलाकार अंडाकार होती है, जिसे लवक कहते हैं। लवक भी 3 प्रकार के होते हैं, जो जिसमें से एक प्रकार क्या है, हरित लवक। तो इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, और हरित लवक में क्या होता है, क्लोरोफिल भरा होता है, यानी पर्णहरित पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है ज़्यादातर किसमें होती है, अधिकतर यानी पत्तियों में ही होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल अधिक पाए जाते हैं। तो इसलिए पत्तियों को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, और हरित लवक को हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंगक
कहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टोमाटा के खुलने और बंद होने का नियंत्रण जो होता है द्वार कोशिकाओं या गार्ड सेल्स के द्वारा होता है। ये जो स्टोमाटा या रंध्र क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जो वायुमंडल से प्राप्त होता है। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने के लिए तो कुछ ना कुछ जगह होनी चाहिए, खुले स्थान होने चाहिए जिससे वह कार्बन डाइऑक्साइड इस पत्ती में जा सके। तो आपको मैं बताऊं कि इस पत्तियों में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं जिसे हम स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड इस पत्तियों के रंध्र के द्वारा पत्तियों में जाते हैं और वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। तो स्टोमाटा खुलते और बंद होते हैं, तो उसके खुलने और बंद होने का नियंत्रण जो होता है, कंट्रोल जो होता है, द्वार कोशिकाओं के द्वारा या उसको बोले इंग्लिश में गार्ड सेल्स के द्वारा होता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।